वेयर हाउस में हमारी मतलब स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी और अच्छा बिजनेस था। मैं पहला कलाकार था जम्मू में जो कि रिहर्सल में भी अपने बुलेट मोटरसाइकिल और जीप पे जाया करता था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर और मैं आपके साथ बोनी कुमार। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के टैलेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जिन्होंने काम बेकमाल किया है, काम बेशुमार किया है और बहुत कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके चैलेंजेस और जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए किए हैं, उन उन चैलेंजेस को बहुत कम जानते हैं और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके नाम को नहीं जानता। मदन रंगीला जी जम्मू कश्मीर के एक जाने माने आर्टिस्ट हैं और बहुत ज्यादा सीनियर हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मुझे लगता है ये काम कर रहे हैं, तब से थिएटर कर रहे हैं, मूवीज में काम कर रहे हैं। और इनके काम की बात करूं तो मोर देन 100 से ज्यादा इन्होंने प्ले किए हैं, मोर देन 450 से ज्यादा इन्होंने टीवी सीरियल किए हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया है। उर्दू की बात करें, पंजाबी की हम बात करें, डोगरी की बात करें और कई सारे टीवी सीरियल्स इनके आपने देखे होंगे, डीडी कशिर, डीडी उर्दू और इसके साथ साथ कई सारी फीचर मूवीज जो हैं इनकी आ चुकी हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं रीत, लकीर और भोजपुरी में भी इन्होंने जो है वो काम किया और अनगिनत प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके आ चुके हैं और लोग बखूबी इनके नाम को, इनकी अब तक की सक्सेस को जो है वो जानते हैं। लेकिन उस सक्सेस को पाने के पीछे की मेहनत और शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंची है, वो आज हम इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप तक पहुंचाएंगे। तो मदन रंगीला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने देवता स्वरूप मेरे जो दर्शक हैं जिन्होंने मुझे एक एक्टर बनाया, मेरे काम को सराहा, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद मैं जेके स्टार मीडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज मुझे अपनी जिंदगी की बात बताने के लिए, अपने इस सफर के बारे में बताने के लिए यहां बुलाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सर, शुरुआत यहां से करेंगे। मदन रंगीला जी, रंगीला जो है वो एक अलग ही उसमें एक आइडेंटिटी है, मुझे लगता है। मैं चाहूंगा उसके पीछे की जो एक कहानी है पहले वो आप शेयर करें, फिर हम आगे जाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि नसीब में जो लिखा होता है और जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मेरा ये जो नाम है मदन रंगीला, यानी मेरे मदन नाम के साथ रंगीला कैसे लगा, उसके पीछे भी एक कहानी है। जी कहानी ये है कि मैं शुरुआती दिनों में जब आया था इस फील्ड में, जी तो मैं ड्रामा आर्टिस्ट नहीं था, तो रामलीला से आया हुआ था। मैं छोटी मोटी एंकरिंग भी कर लेता था, जब कोई वैरायटी शो होता था, आवाज मेरी थी तो मेरे को एंकरिंग का काम भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। तो मैं एक प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा था अभिनव थिएटर में। तो वहां पे जो चीफ गेस्ट थी वो हमारे मतलब फारूक अब्दुल्ला जी की मदर मादरे मेहरबान, वो वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मैं एंकरिंग के साथ साथ बीच बीच में चुटकुले भी सुना रहा था, लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो उन्होंने भी काफी मतलब सराहा और तालियां बजाई, खुश हुई। तो जब उनको उनका भाषण देने के लिए कहा गया तो उन्होंने जाते ही पहला लफ्ज ये बोला कि जो बेटा यहाँ पे एंकरिंग कर रहा था वो बड़ा रंगीले किस्म का है। और रंगीले किस्म का जो है ना, ये रंगीला जो है ये कश्मीरी भाषा में इस लफ्ज का बड़ा मतलब मस्त मौला आदमी, बड़ा रंगीन किस्म का आदमी उसे कहा जाता है, मनोरंजन करे तो वो उसको कहा जाता है। जी जी। तो नीचे मेरे ही सभी दोस्त बैठे थे, मेरा ही सारा भाईचारा बैठा हुआ था, तो उन्होंने तब से मेरे नाम के साथ मतलब पहले तो मुझे छेड़ते रहे,
तो आहिस्ता आहिस्ता है वो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। इस तरह मैं मदन से मदन रंगीला बन क्या बात है, यानी काफी अच्छी इसके पीछे एक गया। स्टोरी है। हाँ जी। तो मुझे लगता है आज दर्शकों तक पहुंची जी होगी ये। जी। सर, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? लाइक थिएटर करना, प्लेज में जाना, जी। काफी एक मुझे लगता है वो चैलेंजिंग रहा होगा हाँ। आपके लिए। मैं चाहूंगा शुरुआत से आप बताएं कैसे आपका इसमें आना हुआ इस फील्ड में। देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें कोई भी कलाकार नहीं था, और कला नाम की चीज से वो परिवार वाकिफ ही नहीं था। ओके। मेरे नसीब में लिखा हुआ था, मैंने इस लाइन की रोटी खानी थी, और मैं आना था आपके बीच में और आपका आशीर्वाद लेना था। तो मैं इस तरफ जैसे आया वो मैं बताता हूँ। यहाँ हमारे न्यू प्लाट में एक क्लब हुआ करती थी, रामलीला क्लब, कैलाश नाटक क्लब। जी। वहां पे मेरे एक दोस्त थे, दिलीप कुमार। वो छोटे कद के थे और सुंदर बहुत थे। वो वहां पे सीता का रोल किया करते थे। ओके। तो उनका जो वहां पे रावण लड़का बनता था वो पंजाब से था। पता नहीं क्या हुआ, या उसकी ट्रांसफर हो गई या वो यहां से चला गया। तो वो रामलीला से कोई 10-20 दिन पहले ही यहां से चला गया। तो उन्होंने रावण खोजना शुरू कर दिया। दिलीप ने बोला कि मेरा एक दोस्त है तो वो मोटा तगड़ा, तो अगर आप बोलो तो मैं उसको लेके आता हूं, लेकिन उसने कभी किया नहीं। ओके। तो वो मेरे को इसी बहाने से लेके गया, क्योंकि मेरा कोई शौक ही नहीं था इस तरफ। तो मेरे को वो बहाने के साथ लेके गया वहां पे। तो वहां जाके वो डायरेक्टर थे श्री कृष्णलाल कल्होत्रा जी, वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से देखा और उन्होंने आपस में सलाह की कि हाँ ये ठीक है। हम्म। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपने जी हमारे यहाँ रावण का रोल करना है, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, ये करिए वो करिए। तो मैंने जब स्क्रिप्ट देखी, वो बड़े बड़े पेज, इतना बड़ा मेन रोल था वो। तो मैंने उनसे कहा जी मैंने कभी किया नहीं है, और ना ही मुझे आता है किस तरह रावण चलता होगा, किस तरह वो बात करता होगा, कैसे उसके एक्सप्रेशन रहते होंगे, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जी। तो मैं वो कहने लगे नहीं जी हम आपसे करवा लेंगे। करवा लेंगे। जब वो नहीं माने तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा जी मैं इतनी जल्दी ये कर नहीं पाऊंगा। हाँ मैं बचपन से रामलीला देखता आ रहा हूँ। तो वहां पे मेरे एक मतलब फेवरेट आप समझ लो या बड़े भाई समझ लो, राज सिंह जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको देखता था रावण का रोल करते हुए। तो वो जब सीता को उठाने के लिए आते थे तो वो साधु बन के आते थे। जब साधु बन के आना, उन्होंने हाथ में डफली रखी होती थी और डफली बजाते आते थे और एक भजन गाते आते थे वो साधु बन के। तो मैंने कहा वो भजन मेरे को याद है। तो अगर आप बोलो तो इस साल मैं आपको वो साधु वाला रोल करके दे सकता हूं। तो अगले साल मैं ये कर सकूंगा। कर सकूंगा। उन्होंने फिर किसी दूसरी स्टेज से रावण लाया और मेरे को कहने लगे ठीक आप वो करना। तो मैंने वो कर दिया। जब वो किया तो दूसरे साल से फिर मैंने रावण का रोल किया, और वो मैंने 15 साल कैलाश नाटक क्लब में किया। 6 साल फिर जाके मैंने दीवान मंदिर जम्मू में किया रावण। फिर पहली बार आप रावण बने, हाँ जी। तो कैसा फीडबैक मिला और क्या कुछ आपके मन में उस टाइम चल रहा होगा? देखिए तब तो होता था ना, ये लोकल ऑडियंस होती है, हमारे घरों की ही माताएं बहनें बैठी होती हैं, हमारे ही भाई बैठे होते हैं। जी जी। तो जब एक बार मैं तो कहता हूं जिस कलाकार को एक बार तालियां बज गई वो फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं। तो वो तो अपना लोकल मोहल्ला था, वहां तो सब कुछ, मतलब यहाँ तक कि लोग रोटियां भी हमारे लिए रात को अपने घरों से ले आते थे। तो बड़ा प्यार उन लोगों का मिला। उसी का ये असर है कि हम आगे 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 बढ़ते गए। तो इस तरह मैंने रावण का रोल किया, और अभी भी मैं, चाहे मेरे को जितना भी काम मिले, जितने भी मैं सीरियल कर रहा हूं या कोई भी शूटिंग कर रहा हूं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में मैंने रामलीला करनी ही करनी है। आज तक आप अभी मैं बिल्लू मंदिर यहाँ सरस्वती नाटक क्लब पंचतीर्थी में करता हूं। वहां पे हम 2 दोस्त हैं, तो कभी वो रावण का कर लेता है, कभी मैं कर लेता हूं, कभी वो दशरथ बन जाता है, कभी मैं बन जाता हूं। तो हम मिलजुल के इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो कनेक्टिविटी शुरू से है रामलीला के साथ वो अभी तक जो है वो चल रही है। जी हाँ जी। जी जी। तो बात करें अभी जैसे आपने कहा ऑडियंस की बात की आपने कि उस टाइम लोग तो इतने खुश होते थे एक्ट को देखकर, थिएटर को देखकर, जो रामलीला करते थे वो चीजें देखकर लोग काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रेस होते थे, अपने घर से खाना भी लेकर के आते थे। जी जी। अभी की ऑडियंस में और उस टाइम की ऑडियंस में क्या डिफरेंस आप देखते हैं फिलहाल? आज देखिए समय के साथ साथ ना ऑडियंस भी कलाकार से थोड़ी दूर हो गई है। क्या कारण देखते हैं आप? कारण यही है कि मैं रहता कहीं हूं, रोल कहीं करता हूं।
तो मैं उस मौके पे जो करता हूँ उसका रिस्पांस मुझे उसी टाइम मिल जाता है, उसके बाद फिर रिश्ता टूट जाता है उनके साथ। फिर ओके। साल के बाद दोबारा जब हम वहां पे जाते हैं तो फिर रिश्ता कुछ दिनों के लिए जुड़ जाता है ना। बॉन्डिंग हो तो जाता है। इसी तरह से ये यही फर्क अभी पड़ा है, क्योंकि लोकल जो गलियों में रामलीला हुआ करती थी वो आजकल बंद है। अभी हमारे जम्मू में ही आप देखिए तो सिर्फ दीवान मंदिर और बिल्लू मंदिर 2 रामलीला रह गई हैं, जबकि जम्मू में गली गली में रामलीला हुआ करती थी। बिल्कुल। गली गली में रामलीला हुआ करती थी, लेकिन अभी वो रिवाज ही खत्म हो गया। टीवी ने इस चीज को मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये पुरानी परंपरा को संभाले हुए ये क्लब हैं, इनकी उम्र, दीवान मंदिर की उम्र 130 साल है। उसकी अभी अगले महीने मतलब अप्रैल में 100 साल हो जाएंगे। 100 इयर्स। हाँ, 100 वो मनाने जा रहे हैं। और उसमें हम करने जा रहे हैं कि अपनी रीजनल लैंग्वेज डोगरी में हम रामलीला करेंगे सारी की सारी। तो 100 साल मनाएंगे अभी। जी जी। इतना एक लंबा एक्सपीरियंस, इतने टाइम से आपने शुरू किया जी। हुआ है, दिक्कतें तो बहुत सारी आई होंगी। मैं चाहूंगा जो चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, क्योंकि देखिए अभी की सक्सेस के बारे में तो हर कोई जानता है। जी। जो काम है आपका, जो बेहतरीन काम है, वो हर कोई जानता है, वो देखते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा आप चैलेंजेस के बारे में बताएं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए, थोड़ा उसके बारे में। देखिए, कोई भी कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। करना पड़ता है, बिल्कुल। खोना पड़ता है। मैं जब मतलब इस नाटक की लाइन में आया, रामलीला के बाद जब नाटक लाइन में आया, तो मेरी तो लोग सोचते थे कि ये कोई पंजाबी ठेकेदार लड़का है ये, क्योंकि कद था मेरा। तो लोग सोचते थे ये कोई पंजाबी ठेकेदार लड़का है जो इसने जीप शीप ये वो रखी है और भी आता है। तो जब नाटक की तालियां बजी तो एक दुर्घटना हुई बीच में, डैडी की डेथ हो गई। तो जब मुझ पे बात आई तो मेरे सर पे ये ड्रामा का भूत इतना चढ़ चुका था कि मैंने बिजनेस की और देखा ही नहीं। वहां नौकर क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या ले रहा है, कोई पता नहीं। तो बस अगर रिहर्सल हो गई तो फिर रिहर्सल में ही, चाहे दिन हो तो चाहे रात हो, वहीं रहना। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि दुकान भी खत्म हो गई, सारा बिजनेस खत्म हो गया, जीप भी चली गई, मोटरसाइकिल भी चला गया, और यहाँ तक कि कपड़े जूते भी चले गए। और रह गया सिर्फ एक स्टोन वॉश, एक कपड़ा होता था इस जीन की तरह। तो उसका एक सूट रह गया और एक आप समझ लीजिए कि घटिया किस्म का ये जो आप एक्शन शू कहते हो, ये रह गया। और मैं रात को, वो कपड़ा मोटा होता था, रात को मैं धो देता था, सुबह वो फिर प्रेस करके पहनता था, फिर भी उसके जिधर जिधर उसकी डबल तय होती थी वो गीली रहती थी। और मेरे अभी भी हमारे नाटक के दीपक जी हैं, वो मेरे को पूछते थे कि मदन जी आप कब धोते हो और कब पहनते हो। ये हालत मतलब हमारी पहुंची। और फिर माता सरस्वती की मेहर हुई, गुरु लोगों को आशीर्वाद मिला, अच्छे तरीके से मैं चल पड़ा। और हमारे यहाँ दूरदर्शन भी बना, फिर थोड़ा बहुत हमें नाटक में भी मिलना शुरू हुआ। तो फिर आहिस्ता 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 यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन ये है कि हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसी भी काम को करना हो तो उसमें दिल लगा के करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरी पुलिस में नौकरी भी लगी। मैंने 6 साल नौकरी करने के बाद जो मेरा ऑफिसर था उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। वो सिर्फ इसी बात पे झगड़ा हुआ कि उसने ये मुझे कह दिया कि आप नाटक करते हो जी, हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। तो मैंने उससे एक ही बात कही, मैंने कहा जी मैंने आपके मुंह से सुना है कि कोई कलाकार या प्लेयर किसी डिपार्टमेंट में हो तो डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है, मैंने तो सुना इज्जत होती है उसकी। बिल्कुल। तो उसने मेरे को यही बात बोली कि आप मुझे कानून सिखाओगे। तो मैंने कहा जी मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला, लेकिन आपकी नौकरी ये पड़ी, आज के बाद मैं आपको यहाँ दिखाई नहीं दूंगा। और मैं नहीं दिया उसको। उसके बाद जो उतार चढ़ाव आए, फिर मेरे को गाड़ी, फाइनेंशियल चेंजेस काफी सारे होंगे। फिर मेरे को गाड़ी चलाना आती थी, फिर मैंने मेटाडोर भी चलाई। हाँ, फिर मैंने ऑटो भी चलाया। हाँ, फिर मैंने मतलब क्या क्या नहीं किया, क्या आपको बताऊं, आप शायद मेरी देसी भाषा में वो समझोगे भी नहीं बिल्कुल कि क्या है वो। तो काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। शादी भी हो गई थी बीच में ही, तो परिवार ने भी बड़े
उन्होंने बेचारों ने दुख उठाया, अगर वो कुछ कहते भी थे तो परेशान होकर कहते थे कि आगे क्या होगा। और हमारी इस लाइन का तो ये रहा है कि अभी मैंने अपने बच्चों की शादियां भी कर दी हैं, वो अपने अपने घरों में चले गए हैं और अच्छे तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया है। लेकिन अभी भी जो रिश्तेदार लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, नाटक तो आप करते हो लेकिन आप काम क्या करते हो? वो सवाल बहुत सारे लोगों से किया हाँ, जाता है। कि आप काम क्या करते हो? काम क्या तो करते हो? अभी भी मैंने इसके साथ जो है वो ये मेडिकल गैस की एजेंसी रखी हुई है, ये जो एनेस्थीसिया गैस होती है और ऑक्सीजन गैस, इनकी एजेंसी रखी है ताकि मुझे सपोर्ट रहे। आजकल जैसे हमारे यहाँ चल रहा है कि दूरदर्शन में काम नहीं है, और भी काम जो नहीं है, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहा है ताकि मैं अपनी फैमिली को चला सकूं। जी, आपने दूरदर्शन की बात की, बीच में हाल ही में काफी प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। कल भी प्रोटेस्ट किया गया, जी उसमें आप भी वहां पर मौजूद थे। जी। एक डुग्गर चैनल की डिमांड की जा रही है काफी टाइम से लेकर, इसको लेकर मैं चाहूंगा क्या कहना चाहते हैं आप, जहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश आप देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं तो इस बात को अपनी डोगरी भाषा या जम्मू के लोगों की बदकिस्मती समझता हूं कि जम्मू का जो हक होता है वो उसे लड़े बिना नहीं मिलता। कभी भी लड़ाई के बिना हमें हक नहीं मिला। देखिए, पहले हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बात चली थी कि जम्मू में बनेगी, वो फिर कश्मीर में चली गई और हम लोगों ने फिर यहाँ पे स्ट्राइकें करके एजिटेशनें करो, नारेबाजी करो, तो फिर लड़के वो लिया था। उसके बाद एम्स की बारी आई जी। तो भी ऐसा ही हुआ। और अब जबकि हमारी डोगरी भाषा जो है वो 8वें शेड्यूल में है, और जो जो भाषा 8वें शेड्यूल में है हमारे इंडिया में, उन सबको रीजनल चैनल दे दिए गए हैं, जी। सबको दिए हैं। सिर्फ 5 भाषाएं ऐसी थी जिनको चैनल नहीं मिले थे। 2013 से हम लोगों ने ये मतलब इस बात को चलाया कि हमें भी हमारा सैटेलाइट चैनल जो है वो दे दो आप। तो सरकार ने ये बात मानी भी और फिर एक लेटर के थ्रू हमें इन्फॉर्म भी किया कि 5 चैनल हम देने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू भी है। जम्मू भी है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब इसमें मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हमारी लीडरशिप कमजोर है या हमारे लोग जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ देखिए आप जम्मू में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप पद्मश्री लोगों की गिनती देखें तो मेरे ख्याल में कई लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। और वो लोग अगर एक आवाज में होके उठ के ये बात कहें कि हमारा डुग्गर चैनल या डुग्गर सैटेलाइट चैनल हमारे जम्मू को मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कोई रोकने वाला नहीं है। मगर ये सिर्फ कुछ लोगों को वहम हो गया है कि ये जो आवाज उठ रही है ये सिर्फ कलाकार लोग उठा रहे हैं जी, या उन्हीं को चाहिए। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये सबसे पहले तो ये चैनल हमारे लीडरों को चाहिए, जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारी मतलब बड़ी पावरफुल बातें होती हैं, हम बड़ी सोच समझ कर और बड़ी समझदार बातें करते हैं। वो बातें विजयपुर के आगे पहुंचती ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर सैटेलाइट चैनल हो तो वो 136 मुल्कों में जाएंगी, लोगों को पता चलेगा जम्मू का कल्चर क्या है, जम्मू के कौन से ऐसे शहीद लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दे के इसकी सरहदों को बढ़ाया, कौन थे वो लोग। हमारी हिस्ट्री का पता चलता, हमारे हेरिटेज का पता चलता, हमारे जो हमारा पहनावा उसका पता चलता। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है या इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की। जब जाते हैं, अब किसी एमपी के पास जाते हैं, वो कहता हाँ आपकी ये डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन करना कुछ नहीं। भाई जेन्युइन है तो करते क्यों नहीं। अभी कल हमने एक पॉम्फलेट जो है, क्योंकि अभी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रखी है पब्लिक में जाके कि भाई आप हमें बताओ ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, कुछ और भी लोग आ जाते हैं, कुछ नुक्ताचीनी वाले भी आ जाते हैं। वो हमें मतलब लीडरों के नाम ले लेके बताते हैं कि अच्छा जी आप अगर फलां लीडर के पास गए होते तो 2 मिनट में हो जाता। तो कोई कहता नहीं उसके पास नहीं जाते, दूसरे के पास जाते, तो उसने तो हाथों हाथ आपको लेटर दे देनी थी। मगर जो कल हमने पंपलेट वो रिलीज किया है, उसमें हमने टोटल जम्मू के जितने भी एमपी, जितने भी एमएलए, जितनी भी बिरादरियां, जितने भी लोग हैं, यहां तक कि दिल्ली में जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, हम किन किन से मिले, सबका ब्यौरा जो है ना वो उसमें
प्रिंट किया हुआ है और सबके जी। नाम भी प्रिंट किए हुए हैं, ताकि आज हमारी जो सिग्नेचर कैंपेन है वो चबूतरा चौक में लगेगी 3 बजे। ओके। 3 बजे से वो पंपलेट बंटना शुरू हो जाएगा। अब हमें कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप उससे मिले या उससे मिले, जो पूछेगा पंपलेट उसके हाथ में होगा कि भाई पढ़ ले ये, कि भाई हम किससे मिले किससे कि मिले? किससे नहीं मिले। जी जी। ठीक है, तो हम तो सरकार को यही कहते हैं कि हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी बनाई हुई सरकार होती है और हम लोग आपको बना के भेजते हैं, तो हमारी बात को सुनना चाहिए और जम्मू का हक उसे देना चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बाकी हम कलाकार लोग हैं, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, प्यार से कह सकते हैं और प्यार से अपना हक मांग सकते हैं, मिलना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank you. अपनी लाइफ के बारे में जो इंस्पिरेशनल चीजें हैं वो आपने हमें हमारे साथ जो है वो शेयर करी। तो फिलहाल दर्शकों, हमारे साथ बातचीत में जम्मू कश्मीर के एक सीनियर आर्टिस्ट मदन रंगीला जी हमारे साथ थे और कैसे जीरो से स्टार्ट करके आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और कितनी उसमें प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस उनको आए, वो पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, उसमें संघर्ष कितना होता है, वो हमने आप तक पहुंचाया। टीवी पर तो आप देखते हैं एक आर्टिस्ट को एक्ट करते हुए बहुत अच्छे से और आपको लगता है कि वो जिंदगी शायद वैसी ही है उनकी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो कुछ और ही होती है। वो पर्दे के पीछे के जो सीन्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और मदन रंगीला जी की जो लाइफ जो उन्होंने आज आपके साथ शेयर की है उसके बारे में भी जरूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।